Dear friends, welcome to the session of Print Culture and Modern World। आज हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड नाम का जो चैप्टर क्लास 10th हिस्ट्री के अंदर है उसको पढ़ने वाले हैं। उसका जो सेक्शन है वो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर लेसन के अंदर जो प्रिंटिंग आज की दुनिया में हम देख रहे हैं, वो प्रिंटिंग की दुनिया जो है वह पहले कैसी थी और कैसे वह इस रूप में आई, उसके बारे में सिखा रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। आज के समय में बिना प्रिंटिंग के दुनिया को हम इमेजिन नहीं कर सकते। दुनिया में प्रिंटिंग का जो भी काम होता है या जो भी प्रिंटेड हम कॉपी पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, उसके बिना हम आज की दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे आसपास हम सब जगह प्रिंट के एविडेंस अर्थात सबूत पाते हैं। इन बुक्स किताबों में प्रिंट किया किया हुआ मटेरियल मिलता है, जर्नल्स पत्रिकाओं वगैरह में भी मिलता है, न्यूज़पेपर्स में भी हमको प्रिंटेड मटेरियल मिलता है। प्रिंट ऑफ फेमस पेंटिंग्स, हमको बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स भी देखने मिलती हैं जो फेमस होती हैं और उनकी अलग अलग जगह पर प्रिंट लगाई जाती है, मतलब उनकी कॉपियाँ लगाई जाती हैं। ऑल्सो इन एवरीडे थिंग्स, और रोज की चीज़ों में भी हमको प्रिंट का उपयोग करना पड़ता है। थिएटर के प्रोग्राम्स हों या ऑफिशियल सर्कुलर्स हों, जो हम ऑफिस वगैरह में कुछ करते हैं तो उसके सर्कुलर्स वगैरह भी प्रिंट से ही निकलते हैं, प्रिंटेड मटेरियल होता है। कैलेंडर प्रिंट होते हैं, डायरियाँ प्रिंट होती हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होते हैं, सिनेमा के पोस्टर प्रिंट होते हैं। तो ये सभी स्ट्रीट कॉर्नर्स वगैरह पर जो भी चीज़ें प्रिंट होती हैं, एडवर्टाइज होती हैं, अखबार छपते हैं, ऑफिस के लेटर निकलते हैं, तो सब जगह प्रिंटिंग का हमको ज़रूरत पड़ती है। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, हम प्रिंटेड लिटरेचर पढ़ते हैं। सी प्रिंटेड इमेजेस, हम प्रिंट करी हुई या छापी हुई इमेज देखते हैं। फॉलो द न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर, हम अखबारों के अंदर न्यूज़ पढ़ते हैं। एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट्स, और हम पब्लिक की जो डिबेट्स होती हैं उसका भी जायज़ा प्रिंट के थ्रू ही लेते हैं। मतलब लोगों में किसी तरह से कोई डिस्कशन या पब्लिक मैटर के ऊपर डिस्कशन चलता है तो उसका जो भी है वो प्रिंट में छपता है और उसको हम ट्रैक करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रिंट कल्चर जो है वो हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट एंड ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज नो टाइम बिफोर प्रिंट। हम अक्सर ऐसा समझ लेते हैं, कभी कभी हम यह मान कर चलते हैं कि ये प्रिंट का जो कल्चर है वो कैसे बना होगा। हम अभी की दुनिया को देख लेते हैं कि प्रिंट कल्चर में अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी पुराने टाइम से प्रिंट कल्चर कैसे डेवलप हुआ होगा इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वी ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज ए टाइम बिफोर प्रिंट। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि आज की जो प्रिंटिंग की दुनिया है उसके पहले भी कुछ रहा होगा। इस बात को हम फॉरगेट करते हैं, भूल जाते हैं, और आज की जो हमको प्रेजेंट दुनिया जो दिख रही है उसको ही हम मानने लगते हैं। वी may not realize that print itself has history which has in fact shaped our contemporary world। तो we may not realize, हम ये महसूस नहीं करते हैं कि print itself has a history which has in fact, कि प्रिंटिंग की भी अपनी खुद की एक हिस्ट्री रही है। इनफैक्ट शेप्ड अवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसने आज की हमारी दुनिया जो है, अभी का जो हमारा समय है उसको बनाया है। व्हाट इज दिस हिस्ट्री, प्रिंट की हिस्ट्री क्या है वह हम समझेंगे। व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगेन टू सर्कुलेट, प्रिंटेड लिटरेचर कब सर्कुलेट होना शुरू हुआ ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हाउ हैज़ इट हेल्प्ड क्रिएट मॉडर्न वर्ल्ड, आज की जो मॉडर्न दुनिया है उसको बनाने में क्या इसका हेल्प रहा है, प्रिंट कल्चर का, वो भी हम इसमें समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट, प्रिंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसके बारे में हम देखेंगे।
from its beginning in the East Asia to the expansion in यूरोप एंड इंडिया। इसकी जो शुरुआत हुई है वो ईस्ट एशिया में हुई है और उसके बाद उसका एक्सपेंशन यूरोप में हुआ है और उसके बाद इंडिया में हुआ है प्रिंट कल्चर का। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ the spread of technology and considered how social lives and culture changed with the coming of print. We will understand the impact of spread of technology. हम ये समझेंगे कि impact of spread of technology मतलब टेक्नोलॉजी जो है उसका इम्पैक्ट अर्थात असर जो है टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी स्प्रेड होती है उसका इम्पैक्ट या असर जो है वो कैसे पड़ता है किस पे हमारी सोशल लाइफ पे और हमारा कल्चर उससे कैसे इफ़ेक्ट होता है। तो हमारा कल्चर है और हमारी सोशल लाइफ है वो प्रिंट कल्चर के आने के बाद किस तरीके से चेंज होती है इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है उस पिक्चर के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी बोर्ड के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये इमेज किस काम से किससे रिलेटेड है तो उनको उसका डिस्क्रिप्शन पता रहना चाहिए। अ बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। तो अ बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट प्रिंट की दुनिया जो आज हम देख रहे हैं उसके पहले बुक मेकिंग का काम किस तरीके से होता था उसका एग्जाम्पल यहाँ पर एक दे रखा है कि बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम अखलाक अखलाक ए नसीरी 1595 उसका एक पिक्चर दे रखा है कि उस समय कोई भी चीज़ प्रिंट होने का काम कितना टिपिकल तरीके से होता था वो एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर एक। दिस इज़ अ रॉयल वर्कशॉप यह रॉयल वर्कशॉप है इन द 16th सेंचुरी ये 16th सेंचुरी का समय है मच बिफोर प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया इंडिया में प्रिंटिंग शुरू होने से पहले का समय है उसका पिक्चर यहाँ पर दे रखा है। यू कैन सी द टेक्स्ट बीइंग डिक्टेटेड आप देख रहे हो कि इसमें टेक्स्ट कोई इंसान बोल रहा है और लिखे जा रहे हैं टेक्स्ट और इलस्ट्रेट कहीं पर तस्वीर भी बनाई जा रही है। द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग बाय हैंड वाज इम्पोर्टेंट इन द एज बिफोर प्रिंट प्रिंट के पहले प्रिंट एज के पहले आज जो मशीनों से छपाई होती है या प्रिंट होती है उसके पहले आर्ट ऑफ राइटिंग लिखने की जो कला थी और इलस्ट्रेट करना अर्थात कोई चित्र वगैरह बनाना वो भी सब हाथ से प्रिंटिंग लिखने का काम भी हाथ से होता था छापने का काम भी हाथ से होता था और पिक्चर बनाने का काम भी हाथ से ही होता था मतलब किसी चीज़ की कितनी भी कॉपियाँ चाहिए सब हाथ से बनती थी चाहे वो लिखने से संबंधित हो या चित्र से संबंधित हो। तो उसका ही एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि प्रिंट के पहले सारा जो छापने का काम है वो हाथों से होता था और पिक्चर बनाने का काम भी हाथों से ही होता था। थिंक अबाउट व्हाट हैपन टू दिस फॉर्म्स ऑफ आर्ट विद द कमिंग ऑफ प्रिंट मशीन्स। और हम ये भी सोच सकते हैं और हमको ये सोचना आप यह सोचें कि क्या होता है जब मशीन से प्रिंटिंग होनी चालू हो जाती है तो हाथों से या हम हाथ से जो ये काम करते थे चित्र बनाने का या लिखने का उस काम का क्या होता है। तो अखलाक ए नसीरी का एग्जाम्पल 1595 का इसमें दे रखा है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन का मेन फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट सेक्शन है उसका द फर्स्ट प्रिंटेड बुक क्या है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एडी दे रखा है एडी का मतलब जैसे ज़्यादातर हिस्ट्री वाले बच्चे जो पढ़ते हैं उनको पता ही रहता है लेकिन किसी को नहीं पता हो तो बता देते हैं। एनो डोमिनी लिखा है इसका मतलब आफ्टर क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो टाइम होता है उसको एनो डोमिनी कहते हैं उसमें एडी लिखा हुआ रहता है और ये एक लेटिन वर्ड है इसका मतलब होता है जो भी ऊपर दे रखा है मैंने आफ्टर क्राइस्ट और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के जन्म के पूर्व का जो टाइम है उसमें बीसी लिखते हैं बीसीई का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है एक जनरल जानकारी थी मैंने आपको दे दी। तो द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना जापान एंड कोरिया सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना जापान और कोरिया में डेवलप हुई थी। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग उस समय जो प्रिंटिंग का काम होता था वो हाथों से होता था। फ्रॉम एडी 594 ऑनवर्ड्स इस समय के बाद में 594 के बाद में बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर्स। 594 के बाद में बुक्स चाइना में बनने लगी थी और उसमें कैसे बुक्स बनती थी बाय रबिंग पेपर पेपर को रब करके पेपर के ऊपर रबिंग करके घिस करके
ऑल्सो इन्वेंटेड अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स। लकड़ी के ब्लॉक होते थे, उसके ऊपर पेपर रख के और इंक वगैरह उस वुड ब्लॉक पर, लकड़ी का वुड ब्लॉक हुआ करता था और उसके ऊपर इंक लगाई जाती थी और उस इंक के ऊपर पेपर रखा जाता और पेपर को रब किया जाता था। और ऐसे करके प्रिंटिंग का काम चाइना में सबसे पहले होता था। बोथ साइड ऑफ द थिंग। अब इसके अंदर पेपर की जो भी दोनों तरफ बहुत पतली होती थी, पोरस छेद वाली शीट हुआ करती थी, इसलिए उसकी प्रिंट नहीं होती थी। द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डिंग बुक, अकॉर्डियन बुक हुआ करती थी उस समय में, और वो बुक जो है वो फोल्ड की जाती थी और उसको स्टिच भी किया जाता था। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी। बहुत ही सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन तीन, इस पूरे का मतलब ये है कि बहुत अच्छे से लिखने के काम में और डुप्लीकेट राइटिंग करने के काम में एक्सपर्ट व्यक्तियों से, और रिमार्केबल एक्यूरेसी, बिना किसी गलती के लिखने का काम उस समय किया जाता था। और वह भी ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी के साथ में, मतलब सुंदर तरीके से लिख करके किताबें तैयार करने का काम उस जमाने में किया जाता था। और चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग का काम होता होता था, बुक बनाने का नहीं, ये सब इसमें दे रखा है। कैलीग्राफी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। The imperial state in China was for very long time the major producer of printed material. प्रिंटेड मटेरियल का सबसे मुख्य जो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर था वह चाइना था। और चाइना के अंदर इंपीरियल स्टेट था, मतलब राजतंत्र था, मतलब राजा का रूल वहाँ पे चलता था। और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उस समय प्रिंटेड मटेरियल का वही हुआ करता था। चाइना पोजेस्ड a huge bureaucratic सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सोनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। चाइना के पास में बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी। ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकारी कर्मचारी, जिसको हिंदी में नौकरशाही बोलते हैं। तो चाइना के पास में पुराने ज़माने में बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी, सरकारी कर्मचारी थे। और उन कर्मचारियों को रिक्रूट करना अर्थात नौकरी पे लगाने का काम, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉय ही होता है। तो इन पर्सोनल को नौकरी पर रिक्रूट करने का काम जो होता था वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता था, मतलब परीक्षाएं होती थी उनके लिए। एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स। जब बहुत सारे लोगों को नौकरी पे लगाना होता तो उनके लिए बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स बनाई जाती हैं। और टेक्स्ट बुक्स बहुत वास्ट नंबर में बनती थी, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में बनती थी। अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इम्पीरियल स्टेट, सरकार के अंडर में, सरकार के कंट्रोल में ये सारा काम हुआ करता था। सरकार उसके लिए स्पॉन्सर करती थी, सरकार सब उस चीज़ के लिए खर्चे वगैरह करती थी, सरकार की कंट्रोलिंग में ये सारा काम होता था। टेक्स्ट बुक वगैरह प्रिंट होने का काम चलता था। फ्रॉम द 16th century a number of examination candidates went up and that increased the volume of print। और 16th century से एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स की संख्या और भी बढ़ने लगी, और उसके कारण से वॉल्यूम ऑफ प्रिंट और प्रिंटिंग की भी ज़रूरत बढ़ने लगी। तो चाइना जो है वहाँ पर प्रिंटिंग का काम की ज़रूरत इस कारण से बढ़ी थी कि वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की परीक्षा वगैरह ली जाती थी और सरकारी काम के लिए व्यक्ति भर्ती किए जाते थे। और इसके लिए उनके एग्ज़ाम लेना और उन सब प्रोसेसेस के लिए उनको बहुत सारे टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ती थी, और टेक्स्ट बुक्स के लिए प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये रिक्वायरमेंट थी चाइना की। बाय द 17th century तक एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, शहरी कल्चर चाइना में ब्लूम होने लगा, मतलब बढ़ने लगा, फलने फूलने लगा। द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। अब जब अर्बन कल्चर या शहर बढ़ने लगा चाइना में, तो उसके कारण से प्रिंट भी डाइवर्सिफाइड होने लगी। डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत अलग अलग वेराइटी की प्रिंट की जरूरत पड़ने लगी। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स। उस जमाने में प्रिंट सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल तक ही सीमित नहीं रही, विद्वान व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वह और भी आगे भी कई दूसरे लोग भी प्रिंटेड मटेरियल का यूज करने लगे थे। मर्चेंट यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ। मर्चेंट अपनी डेली लाइफ में प्रिंट का यूज करते थे। एज दे कलेक्टेड ट्रेड इन्फॉर्मेशन, व्यापार की इंफॉर्मेशन का भी कलेक्शन जो है वो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन के रूप में किया जाता था।
प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन से ही वो अपने व्यापार से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते थे। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम लाइजर एक्टिविटी। रीडिंग जो है लोगों को बहुत लाइजर, एक शौकियाना काम हो चुका था। खाली टाइम के अंदर भी लोग रीडिंग करते थे। मतलब खाली समय के अंदर, लाइजर का मतलब खाली टाइम जो होता है उसमें शौक की तरह कुछ काम करना होता है, उसको लाइजर एक्टिविटी कहते हैं। तो खाली टाइम में भी लोग रीडिंग वगैरह का काम किया करते थे। द न्यू रीडरशिप प्रीफर्ड फिक्शनल नरेटिव्स। नई नई रीडरशिप जो होती थी, नए नए जो पढ़ने वाले लोग थे वो फिक्शनल नरेटिव्स भी पढ़ते थे। फिक्शनल नरेटिव्स मतलब कोई भी काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों को पढ़ते थे लोग। पोयम भी पढ़ते थे, ऑटोबायोग्राफी, किसी की जीवन की कथाएं भी पढ़ते थे। और एंथोलॉजीज भी लोग पढ़ा करते थे। एंथोलॉजीज का मतलब यहाँ पे लिख रखा है, अ बुक दैट कंटेन्स पीसेस ऑफ राइटिंग ऑफ डिफरेंट ऑथर्स। अलग अलग प्रकार के राइटरों का जो वर्क होता है उसका कलेक्शन जो होता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं। तो एंथोलॉजी पढ़ते थे लोग, ऑटोबायोग्राफी, फिक्शनल नरेटिव्स, पोएट्री, ये सब पढ़ते थे। अब लिटरेरी मास्टरपीस जो है, एंथोलॉजी ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस भी लोग पढ़ते थे। रोमांटिक प्लेस, और कुछ रोमांटिक प्लेस भी, ड्रामा वगैरह भी लोग पढ़ते थे जिसमें रोमांटिक चीज़ें लिखी हुई होती थी। रिच वुमन बिगेन टू रीड, द मैनी वुमन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेज। अमीर औरतें भी पढ़ने लग गई थी कई सारी चीज़ें, और बहुत सी औरतों ने तो अपनी खुद की पोएट्री और प्ले भी पब्लिश किए थे उस जमाने में। वाइव्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स, विद्वान जो स्कॉलर ऑफिशियल्स होते हैं, विद्वान जो ऑफिस वाले लोग होते हैं, तो उन स्कॉलर्स अर्थात विद्वान होता है, तो विद्वान ऑफिशियल्स होते थे, उनकी वाइफ्स जो होती थी उन्होंने भी अपने वर्क को पब्लिश किया था। मतलब जो विद्वान महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने अपना जो भी कुछ लिखा हो वो भी वो पब्लिश किया था, प्रिंट किया था। एंड कर्टिजन्स रोट अबाउट देयर लाइव्स, और कर्टिजन मतलब कोई भी तरह से प्रेमिका या प्रोस्टिट्यूट्स या केप्ट जो हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में या कुछ न कुछ चीज़ें उन्होंने भी अपने बारे में लिखी थी। तो इस तरीके से लिखने का काम स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण से प्रिंट की ज़रूरत पड़ती थी। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। इस न्यू रीडिंग कल्चर के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड इन लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का जो लेट का मतलब होता है एंडिंग, तो 19th सेंचुरी की जब एंडिंग हो रही थी तब वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक और मैकेनिकल प्रेस जो है वह इम्पोर्ट की गई थी। एज ए वेस्टर्न पावर इस्टेब्लिश्ड देयर आउटपोस्ट इन चाइना। वेस्टर्न पावर जो थी, वेस्ट साइड के जो देशों की जो ताकत थी, उन्होंने चाइना में अपनी पोस्ट स्थापित की थी। पोस्ट, आउटपोस्ट का मतलब होता है उनकी चौकियां या उनके सेंटर्स वहाँ पे बनाए थे। शंघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। न्यू प्रिंट कल्चर का हब उस जमाने में शंघाई बन गया था। ये सब चाइना की जगह है शंघाई। तो न्यू प्रिंट कल्चर का हब उस समय शंघाई नाम की जगह को बनाया गया था। कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल, वह वेस्टर्न स्टाइल स्कूल जो थे उनकी ज़रूरत को कैटर करती थी। कैटरिंग करना मतलब ज़रूरत पूरा करना। तो वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स की ज़रूरत पूरा करने का काम ये शंघाई नाम का शहर करता था। शंघाई प्रिंटिंग का एक बहुत बड़ा हब या सेंटर बन चुका था। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ ग्रेजुअल शिफ्ट टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब हाथों से प्रिंटिंग का काम कम होने लग गया था, और धीरे धीरे वो काम, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे वो काम मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ बढ़ने लगा था। हाथों से जो काम होता था हैंड प्रिंटिंग का, वो काम कम हो रहा था, और धीरे धीरे वो प्रिंटिंग का काम मशीनों के जरिए होने लग गया था। तो ये हुआ चाइना के अंदर किस तरीके से प्रिंटिंग का काम जो है उसको मैकेनिकल फॉर्म में लिया गया। अब आता है आगे, अब प्रिंट इन जापान। जापान जो है उसके अंदर प्रिंट से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुआ या कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी। बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड AD 768 टू 770। तो बुद्धिस्ट मिशनरी वाले जो हैं, बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म का जो प्रचार करने वाले होते हैं, उन्होंने चाइना से जो थे ये इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान। तो बुद्धिस्ट मिशनरी वाले जो चाइना से गए हुए थे, वो लोगों ने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चालू की थी जापान में। कब चालू की थी? 768 टू 770 इस समय में स्टार्ट की थी। तो ओल्डेस्ट जैपनीज बुक प्रिंटेड इन 868
सबसे पुरानी जापानी किताब जो है वो 868 इस ईयर में पब्लिश हुई थी। द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, वो बुक का नाम था डायमंड सूत्र, और ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड थी बुक थी। कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ द टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस। उसके अंदर 6 शीट थी, टेक्स्ट मतलब कुछ लिखा हुआ था उसमें, और 6 शीट थी, और वुड कट इलस्ट्रेशन था। वुड कट इलस्ट्रेशन का मतलब होता है लकड़ी के ऊपर कुछ न कुछ खोद करके बनाया हुआ था। ऐसी किताब उन्होंने जापान में बनाई थी। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, पिक्चर उस समय के अंदर कपड़ों के ऊपर भी बनाई जाती थी। और एक जो आप डायमंड सूत्र बुक की बात कर रहे हैं, डायमंड सूत्र बुक जो है उसका नाम यहाँ पे दे रखा है, और उसके अंदर कैसे लिखते थे उनकी भाषा में वो भी यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है। तो ये पिक्चर देखकर एग्जाम के अंदर कभी कोई ऐसा पैटर्न हो तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये पिक्चर किस चीज़ का है। सो वी हैव टू मेमोराइज इट। तो उस समय डायमंड सूत्र के बारे में बता दिया कि वुड कट इलस्ट्रेशंस पर 6 शीट की पिक्चर, 6 शीट का कुछ भी बनाया गया था तो वो डायमंड सूत्र बुक है। और 868 में ये बनाई गई थी, जापान में बनाई गई थी। ये सारी बात हमको याद रखनी है। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, पिक्चर्स उस जमाने के अंदर कपड़ों के ऊपर भी प्रिंट किए जाते थे। प्लेइंग कार्ड्स, पत्तों के, ताश के पत्तों पर भी पिक्चर प्रिंट किए जाते थे। पेपर मनी, और जो पैसे होते थे, रुपया होता था, कागज की नोटें, उसके ऊपर भी पिक्चर प्रिंट की जाती थी। इन मेडाइवल जापान के अंदर मतलब मध्य समय में पोएट एंड प्रोज राइटर वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक वर चीप एंड एबंडेंट। तो उस समय में मेडाइवल जापान के अंदर पोएट और प्रोज राइटर, पोएट मतलब पोएट्री लिखते हैं वो, प्रोज राइटर का मतलब जो सिर्फ पोयम वगैरह नहीं लिखते हैं, दूसरे जैसे लिटरेचर है, गद्य, इसमें कोई स्टोरीज वगैरह हो, ये सब प्रोज कहलाता है। तो पोएट और प्रोज राइटर जो होते हैं वो रेगुलरली अपना कुछ न कुछ काम पब्लिश किया करते थे जापान में। और वह जो बुक्स होती थी वो भी चीप होती थी, मतलब सस्ती होती थी, और एबंडेंट मतलब सब जगह अवेलेबल होती थी, बहुत सारी क्वांटिटी में बुक्स छापने का काम हुआ करता था जापान में। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। अब प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल मतलब आप देख सकते हैं, ऐसा मटेरियल प्रिंट होने लगा था, और उससे प्रिंटिंग प्रैक्टिसेस है वो बहुत बढ़ने लगी थी। प्रिंटिंग का काम बढ़ने लगा था क्योंकि उसकी ज़रूरत भी बढ़ने लगी थी। इन द लेट 19th century, इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स टू एडो एदो लेटर टू बी नोन एज टोक्यो, एदो नाम का जो शहर है वह अभी टोक्यो नाम से जाना जाता है। जो जापान में टोक्यो है उसका नाम पहले एदो था। तो इन लेट 19th century, 19th से 19 क्या 18 लिखा है, 18th century, 1818, इन लेट 18th century, 18th century के अंत में, इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल, उस समय जो शहर जो थे वह डेवलप हो रहे थे। फ्लरिशिंग का मतलब होता है डेवलप इन सक्सेसफुल वे। तो शहरी सर्कल है वह बढ़ते जा रहे थे, शहर बढ़ते जा रहे थे, शहरी सर्कल है वो बढ़ते जा रहे थे। कहाँ पर बढ़ते जा रहे थे? एदो में। एदो अर्थात आज के समय में जिसको हम टोक्यो कहते हैं जापान में, उस समय उसको एदो बोलते थे। तो एदो में उस समय शहरी सर्कल बढ़ता जा रहा था। इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर, उस समय चित्र वाले जो पेंटिंग्स होते थे जिसके अंदर क्या क्या चीज़ बताई जाती थी, जैसे एलिगेंट अर्बन कल्चर, जैसे बहुत अच्छा शहरी कल्चर, बहुत शालीन शहरी कल्चर उसमें बताया जाता था, ऐसी पिक्चर बनाई जाती थी। इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जिसमें होते थे ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। कर्टिजन्स, या जो कोई कैप्ट वगैरह है या कोई प्रेमिका जैसा है, प्रोस्टिट्यूट है, उससे संबंधित भी कुछ बनता था। टी हाउस गैदरिंग्स, या टी हाउस जो होते हैं या चाय वगैरह जहाँ पे पीते हैं उससे संबंधित भी मटेरियल प्रिंट होता था। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स, जो लाइब्रेरियाँ होती थी और बुक स्टोर होते थे वहाँ पर बहुत हाथ से बनी हुई प्रिंटिंग मटेरियल होता था, वो भी वेरियस टाइप का, वो भी वहाँ पर हुआ करता था। अब उसमें क्या क्या मटेरियल होता था, जैसे बुक ऑन वुमन, औरतों के ऊपर बुक्स बनती थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी बुक लिखी हुई मिलती थी वहाँ पे। कैलकुलेशंस,
से संबंधित किताबें भी मिलती थी। टी सेरेमनी, चाय से संबंधित या का चाय के क्या रीति रिवाज होते हैं, चाय के क्या अनुष्ठान होते हैं, तो टी सेरेमनी से रिलेटेड भी बुक्स वहाँ पर बनती थी और मिलती थी। और फ्लावर अरेंजमेंट, फूल को किस तरीके से हमको अरेंज करना चाहिए, सजाना चाहिए, उससे संबंधित किताबें मिलती थी। प्रॉपर एटिक्वेट, और किस तरीके से हमको एटिक्वेट या शिष्टाचार हमको कैसे रखना चाहिए, मैनर्स वगैरह क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड बुक मिलती थी। कुकिंग के ऊपर भी किताबें मिलती थी और फेमस प्लेसेस के बारे में भी किताबें मिला करती थी। तो ये था जापान के अंदर बुक्स वगैरह किस तरीके से मिला करती थी। अब यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है, त्रिपिटक कोरिएना। अब ये पिक्चर किससे रिलेटेड है? Belonging to the mid-13th century, printing wood blocks of the Tripitaka Koreana are Korean collection of Buddhist scripture। इसके अंदर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, और त्रिपिटक कोरियाना इसका नाम है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का कलेक्शन है। देवर एनग्रेव्ड ऑन अबाउट 80,000 वुड ब्लॉक्स। यह एनग्रेव्ड का मतलब लिखे हुए होते थे, तो 80,000 वुड ब्लॉक पर ये लिखे हुए होते थे। ये त्रिपिटक कोरियाना जो बुक जो है कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, वो इतने वुड ब्लॉक पे लिखा हुआ था। दे वर इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर इन 2007। 2007 में इसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में लिखा गया है। तो हमको एक डेटा के रूप में याद है, त्रिपिटक का कोरियाना क्या है, तो ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से रिलेटेड कलेक्शन है। त्रिपिटका आर अ कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, ये याद रखना है। अब जापान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, कितागावा उतामारो। कितागावा उतामारो, बोर्न इन एदो, एदो नाम की जगह पर कितागावा उतामारो का जन्म हुआ था 1753 में। वाज वाइडली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड उकियो। उकियो नाम की एक कला है, उस कला के लिए ही कितागावा उतामारो मारो को जाना जाए। यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, कितागावा उतामारो। यह जो नाम है वह एक पर्सन का है। कितागावा उतामारो का बर्थ 1753 में हुआ था। वाइडली नोन फॉर हीज, हीज लिखा है इसलिए ये मेल के लिए होता है शब्द। तो हीज कंट्रीब्यूशन टू एन आर्ट, ये जो आर्टिस्ट है उसकी आर्ट का नाम है उकियो। उकियो एक उस तरह की आर्ट है जिसमें पिक्चर ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड, तैरती हुई दुनिया के चित्र, तैरती हुई दुनिया के चित्र, पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड मतलब होता है उकियो का मतलब। तो उकियो पिक्चर जो है बनाने का काम कितागावा उतामारो द्वारा किया जाता था। और डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, डेपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, ऑर्डिनरी ह्यूमन के एक्सपीरियंस को भी डिपिक्ट करने का काम यह जो आर्टिस्ट है उसके द्वारा किया जाता था। स्पेशली अर्बन बंस, शहरी लोग जो होते हैं उनके बारे में ये कुछ न कुछ डिपिक्शन का काम किया करता था राइटर, इसका जो भी आर्टिस्ट है कितागावा उतामारो। दिस प्रिंट्स traveled to contemporary US and यूरोप एंड इन्फ्लुएंस्ड आर्टिस्ट। अब इसकी जो प्रिंट थी कितागावा उतामारो की जो प्रिंट है, इसने जो भी बनाया था वह बहुत जगह पहुंच गई। वह कहाँ पहुंच गई? यूएस भी पहुंच गई और यूरोप भी पहुंच गई। और इन्फ्लुएंस्ड आर्टिस्ट लाइक, अब इनके नाम कुछ लिखे लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है माने। माने नाम के जो आर्टिस्ट है जो कि यूएस यूरोप से रिलेटेड है, ऐसे आर्टिस्ट को प्रभावित किया। फिर दूसरा आर्टिस्ट का नाम है मोने, इसको भी उसने प्रभावित किया था। और दूसरा है वान गाग। वान गाग, मोने और माने, माने मोने और वान गाग, इन सभी तरह के आर्टिस्टों को कितागावा उतामारो का जो भी वर्क था उस वर्क ने इन्फ्लुएंस किया था, मतलब प्रभावित किया था, मतलब अच्छा काम किया था। इसका जो भी चित्र, इसका जो भी इसने जो भी बनाया था वो इनको माने, मोने और वान गाग इन सबको पसंद आया था। और जापान से इसका काम कहाँ कहाँ पहुँच गया था, यूएस और यूरोप में भी पहुँच गया था। पब्लिशर लाइक, अब ये नाम जो है वो काफ़ी अलग है तो इसलिए इसको यहाँ से लिखा है, त्सुताया जुजाबुरो।
सुताया टी साइलेंट है, सुताया जुजाबुरो आइडेंटिफाइड सब्जेक्ट एंड कमीशनड आर्टिस्ट हु ड्रू द थीम इन आउटलाइन। इसने इसके सब्जेक्ट को पहचाना था और उस सब्जेक्ट को पहचानने के बाद में उसके उसके ऊपर कमीशन किया था, मतलब उसके साथ एग्रीमेंट किया था कि इसके ऊपर कुछ लिखने का। देन अ स्किल्ड वुड ब्लॉक कार्वर पेस्टेड द ड्राइंग ऑन द वुड ब्लॉक एंड कार्व्ड अ प्रिंटिंग ब्लॉक टू रिप्रोड्यूस प्रिंटर्स लाइन। तो कितागावा जो है उसकी जो प्रिंटिंग आर्ट है उसके बारे में इन्होंने काम किया है। और इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या होता था, ओरिजिनल इसकी जो भी प्रिंटिंग करने की आर्ट थी उस प्रिंटिंग की आर्ट में क्या होता था, ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड। जब इस प्रिंटिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता था तो उसमें ओरिजिनल ड्राइंग होती थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी और ओनली प्रिंट वुड सर्वाइव। और उस ओरिजिनल प्रिंट के जरिए जो दूसरी प्रिंटें बनाई जाती थी वही बच जाती थी और ओरिजिनल जो प्रिंट होती थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो ये है कितागावा उतामारो के बारे में खास बात कि इसकी जो टेक्निक थी उससे किस तरीके से ड्राइंग या जो भी प्रिंटिंग का काम होता था। तो उकियो प्रिंट बाय कितागावा उतामारो एक एग्जांपल दे रखा है। ये जो प्रिंट है या ये जो भी प्रिंटिंग बनाई हुई है ये पेंटिंग एक तरह की उकियो प्रिंट है और ये कितागावा उतामारो के द्वारा बनाई गई है। अ मॉर्निंग सीन उकियो प्रिंट बाय शुनमन कुओ कुबो। तो यहाँ पर एक और तरह की उकियो प्रिंट का पिक्चर दे रखा है और ये उकियो प्रिंट जो है वो शुनमन कुबो ने बनाई है और ये भी 18th सेंचुरी के एंड में बनाई है। इस पिक्चर में क्या दे रखा है, अ मैन लुक्स आउट द विंडो, एक आदमी है वो खिड़की से बाहर देख रहा है। ये पिक्चर दे रखा है, खिड़की से बाहर आदमी देख रहा है। एट द स्नोफॉल, बाहर स्नोफॉल हो रही है और वो आदमी खिड़की से बाहर दे रखा है। वाइल वुमन प्रिपेयर टी, जबकि औरतें चाय बना रही है। वुमन क्या कर रही है, चाय बना रही है। एंड परफॉर्म डोमेस्टिक एक्टिविटीज, और कोई न कोई घरेलू काम भी कर रही है। तो ये पिक्चर भी उकियो पिक्चर का एक उकियो प्रिंट का एक एग्जांपल है। और ये प्रिंट जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है, शुनमन कुबो के द्वारा बनाई गई है। तो ये हमको डेटा पिक्चर के फॉर्म में वो भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था आपके जापान से रिलेटेड कुछ प्रिंट कल्चर से रिलेटेड पॉइंट। अब आगे जाते हैं हम, प्रिंट कम टू यूरोप। यूरोप में कैसे प्रिंट आई उसके बारे में जानकारी। तो वेलम एक वर्ड को पढ़ लेते। वेलम क्या है, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। पशुओं का जो पार्चमेंट है या चमड़े का, पशुओं का जो चमड़ा, उस चमड़े के ऊपर कुछ, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल, पशुओं का जो चमड़ा है उसको अगर पेपर या कागज की तरह उपयोग करते थे कुछ न कुछ बनाने के लिए, उसको वेलम कहते हैं। तो डेफिनेशन याद कर लो, परीक्षा में काम आएगा। फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज तक सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू सिल्क रूट। कई सेंचुरी तक यूरोप चाइना से यूरोप तक सिल्क रूट से स्पाइसेस भी आता था और सिल्क भी आता था। कई सेंचुरी तक ऐसा हुआ। इन द 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी के अंदर चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप वाया, वाया का मतलब थ्रू, सेम रूट। तो चाइनीज पेपर भी 11th सेंचुरी के अंदर यूरोप में आया। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, पेपर से मैन्यूस्क्रिप्ट बनती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से कुछ न कुछ लिख करके बनाना। तो पेपर के कारण से यह संभव हो पाया कि हाथ से कुछ लोग लिख पाते थे। केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स, और पेपर के ऊपर जो लोग लिखते थे उनको स्क्राइब कहते थे। स्क्राइब का मतलब होता है मुंशी, लिखने का काम करने वाला व्यक्ति। तो पेपर पे उस जमाने में प्रिंट का काम हाथों से होता था और उस तरह का व्यक्ति जो बहुत ध्यानपूर्वक लिखने का काम करते थे उनको स्क्राइब कहते थे। देन इन 1295 मार्को पोलो ग्रेट explorer returned to Italy after many years of exploration in China। 1295 के अंदर या 1295 में मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर,
रिटर्न टू इटली, ये इटली आया था आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों के बाद में, ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, चाइना में बहुत एक्सप्लोरेशन करा, उसके बाद ये मार्को पोलो इटली गया था। एज यू रीड अबव, जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा है, चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, चाइना में पहले से ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी। मार्को पोलो ब्रॉड दिस नॉलेज बैक विथ हिम। अब मार्को पोलो कहाँ गया था? मार्को पोलो गया था चाइना। चाइना जब मार्को पोलो गया था तो वहाँ से वह एक टेक्निक लाया था। कौन सी टेक्निक लाया था? वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक मार्को पोलो चाइना से लाया था। कहाँ पे लाया था? तो जिस जगह पर इटली वगैरह वो गया था, वहाँ पे लाया था वो टेक्नोलॉजी। नाउ इटालियंस बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विथ वुड ब्लॉक्स, अब इटालियन लोग हैं वो भी वुड ब्लॉक से बुक प्रिंट करने लगे थे। एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप, धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन, लेकिन जो लग्जरी एडिशन थे, जो लोग ऐसे थे जिनको स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जो काफ़ी रिच लोग हैं, ऐसे लग्जरी एडिशंस, बहुत अच्छे एडिशंस होते थे, वो आज भी हाथों से ही लिखे जाते थे। क्योंकि जो रिच लोग हैं वो इस तरह की प्रिंटिंग टेक्निक से बनी हुई चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। तो लग्जरी एडिशंस होते थे, बहुत अच्छे और ख़ास एडिशंस होते थे, वो अमीर लोगों के लिए होते थे, और ये हैंड रिटन ही काम करवाते थे, किसी के हाथों से ही काम करवाते थे। और वह लग्जरी एडिशंस एक्सपेंसिव, महंगे, वेलम, वेलम मैंने बता दिया था, पशुओं की चमड़ी पर जो बनाया जाता है, पशुओं की जो चमड़ी होती है उसके लिए डेफिनेशन है ये। तो उन महंगे वेलम के ऊपर ही जो लग्जरी एडिशन होते थे, या अच्छी अच्छी जो राइटिंग का वर्क या ड्राइंग वगैरह राइटिंग वर्क होता था, ये वेलम के ऊपर ही किया जाता था। और मिंट फॉर एरिस्टोक्रेटिक, इस तरह का महंगा काम कौन करा सकता था? तो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल के लोग ही करा सकते थे। एरिस्टोक्रेटिक मतलब जो हाई क्लास लोग हैं, में जिन जो धनवान लोग हैं, जो राजा के खास करीबी हों, इस तरीके के बड़े धनवान लोग होते हैं, एरिस्टोक्रेट लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं। तो वही लोग, और मोनेस्टिक लाइब्रेरीज, और जो भिक्षु वगैरह होते हैं, रिच, ये लोग भी अपना काम या जो राइटिंग या प्रिंटिंग का काम इनके ऊपर ही करवाते थे। किसके ऊपर? वेलम के ऊपर करवाते थे। विच स्कॉफ्ड प्रिंटेड बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज, और ये जो मोनेस्टिक लाइब्रेरी, रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज हैं, और जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, वो मजाक उड़ाते थे। स्क्रेप स्कॉफ्ड मतलब मजाक उड़ाना, किसका? जो चीप वल्गैरिटीज वाली बुक हैं, जो प्रिंटेड वगैरह वाली, जो सस्ती वगैरह, सस्ता और दूसरा वल्गर जो किताबें होती हैं, उसको ये पसंद नहीं करते थे। और वो अपना प्रिंटिंग का काम सिर्फ वेलम वाले जो टेक्निक थी, वेलम वाला जो भी वर्क था, उसके ऊपर ही हाथों से करवाया करते थे, वो जो कि महंगा पड़ता था। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज, लेकिन मर्चेंट लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, और जो स्टूडेंट हैं, वो यूनिवर्सिटी टाउन जो होते हैं, वहाँ पर चीप प्रिंटेड कॉपीज का ही उपयोग किया करते थे, वो चीप किताबें ही खरीदा करते थे। तो यहाँ पर ये बताया कि कौन सी क्लास क्या क्या चीज़ का यूज़ करती थी। मार्को पोलो के बारे में खास हमको याद रखना है, कौन से कंट्री गया था, फिर वो इटली गया, वहाँ पे प्रिंटिंग होती थी, ये सब चीज़ें याद रखनी है। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो दे रखी है, वेलम क्या है, उसकी डेफिनेशन याद रखनी है हमको। एज द डिमांड फॉर बुक इंक्रीज्ड, किताबों की डिमांड बढ़ी, बुक सेलर ऑल ओवर द यूरोप बिगेन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज, जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ी, और बुक सेलर लोग थे, उन्होंने यूरोप में किताबें बना करके दुनिया के दूसरे देशों के अंदर बेचना और एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर किताबों के मेले लगने लगे। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज, हाथों से बनी हुई जो किताबें होती हैं उसको बोलते हैं हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। हाथ से बनी हुई किताबों का प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा, और नए तरीके से बढ़ने लगा। टू मीट एक्सपेंडेड डिमांड, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ने लग गई थी, इसलिए उसका प्रोडक्शन भी अलग तरीके से होने लग गया था। भले ही हाथों से किताबें बन रही थी, पर उस हाथों से बनने वाली किताब का भी प्रोडक्शन जो है वह
अलग तरीके से होता था। कैसे होता था? स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पेट्रॉन्स। पहले क्या होता था कि स्क्राइब वगैरह और स्किल्ड हैंड राइटर होते थे ना, वो सिर्फ वेल्दी लोग ही उनको, या इन्फ्लुएंशियल लोग जो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, तो इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल पेट्रॉन्स, ये खास लोग जो होते थे या वेल्दी लोग होते थे, वही लोग राइटर अपने पास खरीद कर रख पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ था? प्रिंटिंग की डिमांड मार्केट में बढ़ गई थी, प्रिंटेड मटेरियल की डिमांड मार्केट में बढ़ गई थी। तो अब ये जो बुक सेलर होते थे, किताबें बेचने वाले होते थे, वो भी वो भी अपने खुद के स्क्राइब रखने लगे, अर्थात मुंशी, जो लिखने का, हाथों से लिखने का काम करते थे। ऐसे व्यक्तियों को वो भी अपने वहाँ पे नौकरी पे रखने लगे और खरीद के काम करवाने लगे उनसे। तो मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्कड फॉर वन बुक सेलर। एक बुक सेलर के पास में 50-50 आदमी हुआ करते थे, 50-50 स्क्राइब हुआ करते थे, जो कि उनके पास काम करते थे। काम करते थे तो क्या करते होंगे? भाई बुक सेलर के पास किताबों की डिमांड आती थी कि इतनी किताबें हमको चाहिए, लोग बोलते होंगे उनको, तो उतनी किताबें लिखने का काम इन स्क्राइब के द्वारा किया जाता था। तो जो स्क्राइब लोग पहले वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास ही काम करते थे, वैसे ही स्क्राइब अब दूसरे बुक सेलर हैं वो भी रखने लग गए थे। तो ये चीज़ हमको इसमें याद रखनी है। अब ये जो दूसरा जिकाई जो दे रखा है, ये भी इसमें दे रखा है। तो ये जिकजी ऑफ कोरिया इज अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक्स प्रिंटेड विथ मूवेबल मेटल टाइप। तो मूवेबल मेटल टाइप से बनने वाली बुक का नाम है, ये बुक, इट कंटेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ जैन बुद्धिज्म। जैन बुद्धिज्म के एसेंशियल फीचर इस बुक में है। अबाउट 150 मॉन्क्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड कोरिया आर मेंशन्ड इन दिस बुक। इस किताब के अंदर 150 मॉन्क या साधुओं के बारे में लिखा हुआ है। वाज प्रिंटेड इन लेट 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के एंड में ये बुक प्रिंट की गई थी। वाइल द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ बुक इज अनअवेलेबल। अभी इस बुक का पहला वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। सेकेंड वन इज अवेलेबल इन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में इस किताब का सेकेंड वॉल्यूम अवेलेबल है। इसका पिक्चर बुक में दे रखा है। फिगर नंबर 4 है। अगर कोई बुक चेंज हो जाती है कभी, तो नए नए एडिशन, किसी एडिशन में इसको हटा भी दिया गया है, तो आपकी बुक में इस सेशन में है तो आप इसको जरूर याद करें। दिस वर्क मार्क्ड एन इम्पोर्टेंट टेक्निकल चेंज इन द प्रिंट कल्चर। में इस वर्क में प्रिंट कल्चर के अंदर इम्पोर्टेंट चेंज दिखा रखा है, इसलिए ये पिक्चर हमने शामिल किया है इसमें। That is why it was inscribed on the UNESCO Memory of World Register 2001। यूनेस्को मेमोरी के 2001 के रजिस्टर में इसको शामिल किया गया है, इस पिक्चर को। जिकाई जी, ये इस पिक्चर का नाम है। अगर आपकी बुक में ये है तो आप उसको याद करें, अगर इस सेशन की बुक में नहीं है तो आप फिर एक बार नज़र इस पर जरूर मार लें। बट द प्रोडक्शन ऑफ, अब यहाँ पर हम हैंड रिटन के बारे में पढ़ रहे थे कि हैंड रिटन जो बुक है वो पहले खास लोग ही यूज़ करते थे, लेकिन अब हैंड रिटन बुक्स की जो भी डिमांड थी वह बढ़ती थी बुक्स की। तो जो बुक सेलर थे वो अपने पास स्क्राइब रखते थे, लिखने वाले। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई इवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक। लेकिन मार्केट में बुक्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट से वो डिमांड पूरी हो सकती नहीं थी। कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। कॉपी करना का मतलब, एक आदमी ने कोई लिखा हुआ कागज़ देखा, अब उसको बैठ कर वो हाथ से लिखता है, तो इसको बोलते हैं हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ये काम बहुत ही एक्सपेंसिव अर्थात महंगा होता था, क्योंकि आदमी को लिखवाते थे तो उससे उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे, इसलिए एक्सपेंसिव था, लेबोरियस, बहुत लेबर करनी पड़ती थी, और समय खराब होता था इसके अंदर, टाइम कंज्यूमिंग काम था। क्योंकि एक चीज़ या तो फोटो कॉपी कर लो आप किसी चीज़ की, और फोटो कॉपी नहीं करो और हाथ से लिखने बैठो तो कितना टाइम खराब होगा। तो कुल मिला करके कॉपी वाला काम जो इसमें उस जमाने में होता था, वो कोई न कोई व्यक्ति के द्वारा किया जाता था, मतलब जिसको बोलते हैं स्क्राइब। स्क्राइब के द्वारा काम करवाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला था, और बहुत पैसे खर्च होते थे उसके अंदर, आदमी को काम पे रखना तो पैसे देने पड़ते हैं, और वो लेबर भी बहुत उसमें लगती थी। तो जितनी डिमांड मार्केट में पैदा हो गई थी, उस डिमांड को ये तरीका जो था हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, ये डिमांड
हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट से पूरी होने वाली नहीं थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेगाइल। अब हाथों से लिखी हुई जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो फ्रेगाइल होती थी। फ्रेगाइल मतलब वीक होती थी, इसको संभालना पड़ता था, बहुत कमज़ोर होती थी वो। अक्वर्ड टू हैंडल, इसको संभालना बहुत मुश्किल था। अक्वर्ड टू हैंडल मतलब इनको संभालना मुश्किल था, किसको, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। कुड नॉट बी कैरिड अराउंड, इसको इधर उधर ले जाना संभव नहीं था। और रीड इजीली, और बहुत ही इजीली उसको पढ़ पाना संभव भी नहीं था। मतलब ये कमज़ोर होता था, ये जल्दी से ही नष्ट हो जाता था, फट जाते थे, ऐसे होते थे। देयर सर्कुलेशन देयर फॉर रिमेंड लिमिटेड, इनका सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड था, इधर उधर ले जाना उसके लिए बहुत कठिन था। ऐसा ये प्रिंटिंग मटेरियल और प्रिंटेड वर्क था। विद द ग्रोइंग ऑफ डिमांड ऑफ बुक, किताबों की डिमांड बढ़ चुकी थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर, अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है वो सब जगह बहुत पॉपुलर हो गई थी। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर वुड ब्लॉक वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप, यूरोप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूज़ होती थी। ये टेक्सटाइल के ऊपर भी प्रिंट करने के लिए काम में आते थे। प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड के ऊपर भी इसके लिए इसकी उपयोग होता था प्रिंटिंग के लिए। एंड रिलीजियस पिक्चर, धार्मिक पिक्चर के लिए भी काम में आता था। और ब्रीफ टेक्स्ट, कुछ ब्रीफ अक्षर शब्द वगैरह छापने के लिए भी इसका उपयोग होता था। टेक्सटाइल का मतलब क्लॉथ होता है। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत फेमस धीरे धीरे होने लग गई थी, क्योंकि हाथ से काम करने से ज़्यादा अच्छा मशीन से काम करना होता है। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है वो यूरोप के अंदर उस समय में बहुत पॉपुलर हो गई थी। कहाँ कहाँ उससे प्रिंट होती थी, तो कपड़ों पर भी प्रिंट होता था उस टेक्निक से। कार्ड के ऊपर, खेलने वाले कार्ड होते थे उसके ऊपर भी प्रिंट होती थी। रिलीजियस पिक्चर भी इससे प्रिंट होते थे, और टेक्स्ट भी इससे प्रिंट होते थे। देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड ऑफ इवन क्विकर चीपर प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट। लेकिन अब वुड ब्लॉक प्रिंट है वो भी, उससे भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी। अब और क्विक और फास्ट प्रिंटिंग चाहिए थी, और चीप और सस्ती प्रिंट चाहिए थी टेक्स्ट के रिप्रोडक्शन के लिए। टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए अब भी और ज़्यादा स्पीड से प्रिंट करने वाली टेक्निक की ज़रूरत थी। दिस कुड ओनली बी द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटर टेक्नोलॉजी। इस यह संभव किसके कारण से हो सका, अब और नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके कारण से होगा। मतलब अब ये टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई है। वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, पहले तो मैन्यूस्क्रिप्ट वाली टेक्नोलॉजी थी, मतलब हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, उसकी टेक्नोलॉजी भी की स्पीड कम थी, तो वुड ब्लॉक आया। वुड ब्लॉक टेक्निक का भी यूज़ अब बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि स्पीड उसमें भी कम थी, अब और स्पीड वाली मशीन चाहिए थी हमको। तो द ब्रेक थ्रू ऑकर्ड एट स्ट्रेसबर्ग। अब स्ट्रेसबर्ग नाम की जो जगह है, जो कि जर्मनी में है, वहाँ पर एक और नई चीज़ की ओपनिंग हुई, एक नई चीज़ की शुरुआत हुई। वेयर जोहन गुटनबर्ग, जहाँ पर जोहन गुटनबर्ग जो है, डेवलप्ड फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430। तो जोहन गुटेनबर्ग जो है, उसने क्या किया, एक फर्स्ट प्रिंटिंग की प्रेस बनाई, जो कि 1430 में बनाई थी उसने। उसने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई वो, जो पहले वाली जो भी ये टेक्निक थी उससे भी ज़्यादा एडवांस और अच्छी टेक्निक थी। तो कहाँ पर किया था उसने, स्ट्रेसबर्ग में किया था, जो कि जर्मनी में एक जगह है। और व्यक्ति कौन है, कि जॉन गुटेनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, जो 1430 में बनी थी। अब यहाँ पर भी एक पिक्चर दे रखा है, तो आप देख सकते हैं, इमेजिन दैट यू आर मार्को पोलो, राइट ए लेटर फ्रॉम चाइना टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड प्रिंट विच यू हैव सीन देयर। तो मार्को पोलो का एक क्वेश्चन दे रखा है। गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। ये क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है पूरा। गुटेनबर्ग वाज सन ऑफ अ मर्चेंट। गुटेनबर्ग जो है, गुटेनबर्ग है वो एक मर्चेंट का बेटा था। एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट, और उसके पास में बहुत लार्ज एग्रीकल्चर एस्टेट थी, ज़मीन थी खेती की। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। उसने बचपन से ही वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखी थी, मतलब उससे कुछ ना कुछ छापने का काम करते हैं, ऐसी चीज़ें उसने देखी थी। वाइन और ऑलिव प्रेसेस उसने देखी थी। सब्सिक्वेंटली, बाद में, ही लर्नड, LEARNT, ही द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन। बाद में उसने पत्थरों के ऊपर पॉलिश करने की आर्ट सीखी। बिकेम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ, बाद में वह एक एक्सपर्ट गोल्ड स्मिथ बना।
सोनी बना। ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स। बाद में उसने उसके बाद किस चीज़ में एक्सपर्ट हुआ, वह लीड मोल्ड्स में, यूजिंग यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स का मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फॉर डेकोरेशन। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन करने की छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए उसने क्या किया था, शीशे को इच्छित आकृति में बनाना सीखा था। शीशा जो होता है जिसको हम लीड कहते हैं, लीड मोल्ड्स का मतलब होता है शीशे को इच्छित आकृति में गढ़ना या बनाना। और उस इच्छित आकृति से क्या बनाते थे, ट्रिंकलेट्स बनाते थे। ट्रिंकलेट ट्रिंकेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे डेकोरेशन करने की चीज़ें। तो यह काम इसने सबसे पहले किया था। ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज, इस नॉलेज के बाद में उस इस नॉलेज का यूज़ करने के बाद में गुटेनबर्ग एडेप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन हिज इनोवेशन। अब ये जो टेक्नोलॉजी इसने यूज़ की थी कि शीशे को इच्छित आकृति में गढ़ना या लीड मोल्ड्स करना, इस चीज़ को इसने दूसरा इससे इनोवेशन किया, मतलब जो टेक्नोलॉजी को वह पहले से जानता था उससे कुछ नया बना दिया उसने। द ओलिव प्रेस प्रोवाइडेड मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। ओलिव प्रेस जो थी, उस प्रेस ने प्रिंटिंग प्रेस के लिए नया मॉडल बनाया। एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप ऑफ द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। और मोल्ड्स जो थे इसमें, उसका उपयोग जो था मेटल मेटल टाइप फॉर लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसका मेटल टाइप, मेटल का मतलब कोई भी औजार, ये धातु वगैरह होते हैं, तो मेटल से किस तरीके से अल्फ़ाबेट वगैरह बनते हैं उससे संबंधित इसने नया इन्वेंशन किया था। बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। इस 1448 तक उसने सिस्टम को, जो भी ये बनाना चाह रहा था, उसको बहुत सिस्टमेटिक बना दिया था ताकि उसको उपयोग हो पाए कहीं। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज बाइबिल। उसने सबसे पहली किताब बनाई थी, उसका नाम बाइबिल था। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड। उसने सबसे पहले बाइबिल की 180 कॉपियाँ छापी थी। इट टुक 3 ईयर्स। इस काम में उसको तीन तीन साल लग गए थे, 180 कॉपियाँ बनाने में 3 साल लग गए थे। बाय द स्टैंडर्ड्स टू प्रोड्यूस देम, ठीक है, बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन। उस जमाने के हिसाब से यह सबसे फास्ट प्रोडक्शन था। मतलब कुल मिलाकर के ये बात 1448 की है। 1448 के ज़माने में अगर इतनी किताबें इस टेक्नोलॉजी के जरिए अगर किसी ने प्रिंट की थी तो वो फास्ट काम, उस समय के लिए फास्ट काम था, आज के लिए तो नहीं मान सकते अपन। तो उस ज़माने में इतनी कॉपियाँ उस मशीन के जरिए किसी ने बनाई थी तो वह एक फास्ट काम था। वी हैव टू मेमोराइज, हमको ये याद रखना है कि 180 कॉपी बनाई थी बाइबिल की, 1448 में बनाई थी, गुटेनबर्ग ने बनाई थी। और उसका जो सिस्टम था वो मेटल टाइप का सिस्टम था, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट को। तो ये भी आगे दे रखा है, हम उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अ पोर्ट्रेट ऑफ जोहन योहन। अब इसमें हिंदी वाली बुक्स वगैरह कोई हो तो उसमें यहाँ इसका नाम योहन गुटेनबर्ग दे रखा है। 1584 का जो पिक्चर है, ये पोर्ट्रेट है, उसका चित्र है। The new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. हाथों से जो बुक प्रोड्यूस हो रही थी उस चीज़ को तो ये रिप्लेस अभी तक नहीं कर पाया। भले ही इसने ये मशीन बना दी है, फिर भी इसकी टेक्नोलॉजी हाथों से बनने वाली बुक को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाई है। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। आज के उस समय में भी जो प्रिंटेड किताबें थी वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट जैसी ही दिखाई देती थी। मतलब एक हाथ से लिखी हुई किताब हो या एक मशीन से बनी हुई किताब हो, उनका अपीयरेंस या लेआउट रिजेंबल होता था। रिजेंबल मतलब एक जैसा ही दिखता था। प्रिंटिंग वाली किताब हो, मशीन से प्रिंट कर रखी किताब हो या हाथ से कॉपी करी हुई किताब हो, वह दोनों एक जैसी दिखाई देती थी। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स। मेटल अर्थात जो मेटल से बने हुए लेटर होते थे, धातु से बने हुए लेटर थे, वह इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल से ही नकल किए हुए होते थे। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड
विथ foliage एंड अदर पैटर्न्स। अब कोई किताबें बनती थी, उसके जो जो डिज़ाइन होती थी, उस जो बॉर्डर वगैरह होती थी, उसको तो डिज़ाइन बनाई जाती थी वो, और वो भी हाथों से बनाई जाती थी। किससे बनाते थे? हाथों से। फॉलिएज, पत्ते वगैरह कुछ भी, उसका पैटर्न या दूसरे पैटर्न हाथ से चित्र बनाना ऐसे। तो किसी भी किताब के अंदर जो बॉर्डर वगैरह बनाते थे, उसकी जो डिज़ाइन होती थी, वो पत्ते वगैरह या किसी अन्य पैटर्न से बनाते थे, और वो भी हाथ से बनाते थे। बाकी टेक्स्ट है वो मशीन से प्रिंट होते थे। एंड इलस्ट्रेशन वर पेंटेड, और कोई भी उसमें चित्र वगैरह बनाने हो तो वो भी पेंट किए जाते थे। तो अक्षर छापने का काम होता था, लेकिन साइड में कुछ डेकोरेशन का काम है वो हाथों से ही करना पड़ता था। इन द बुक प्रिंटेड फॉर रिच, धनवानों के लिए जो किताबें बनती थी, स्पेस फॉर स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज केप्ट ब्लैंक, तो डेकोरेशन का कुछ हिस्सा, डेकोरेशन करने के लिए कुछ हिस्सा उसमें खाली छोड़ दिया जाता था। ऑन द प्रिंटिंग एज, प्रिंटेड एज पर भी धनवान लोगों की जो किताबें बनती थी, तो प्रिंटेड पेज के ऊपर भी कुछ हिस्सा खाली छोड़ देते थे, उस हिस्से में हाथों से डेकोरेशन किया जाता था। ईच परचेजर कुड चूज द डिज़ाइन एंड डिसाइड ऑन पेंटिंग स्कूल, ईच परचेजर कुड चूज द डिज़ाइन एंड डिसाइड ऑन पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलिस्ट्रेशन। हर परचेजर जो था, हर खरीदार होता था, कुड चूज द डिज़ाइन, अपनी किताब के लिए वो खुद डिज़ाइन क्या होना चाहिए था वो खुद डिसाइड कर सकता था, और पेंटिंग स्कूल जो है वह उसके आधार पर वो इलिस्ट्रेशन या वो चित्रकारी उसके ऊपर कर दिया करता था। तो कुल मिलाकर के जो भी किताब छपती थी, उसमें कुछ और डेकोरेशन करने का काम मनुष्यों के ज़रिए या हाथ के ज़रिए ही किया जाता था। इन द 100 years between 1450 and 1550, printing presses were set up in the most countries of Europe. अब इन 100 सालों के अंदर यूरोप के अधिकांश देशों के अंदर प्रिंटिंग प्रेस इंस्टेब्लिश हो गई। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल्ड टू अदर कंट्री, जर्मनी से जो प्रिंटर हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करने लगे। जर्मनी से क्यों ट्रैवल करने लगे? तो जो भी इन्वेंशन हुआ है उसका कुछ नया, वो वहीं पे हुआ है। सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यूज़ प्रेस, और न्यूज़ प्रेस वगैरह भी स्टार्ट होने लगी। एज अ नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेसेस बढ़ने लगी, बुक प्रोडक्शन बूम, किताबों का प्रोडक्शन बूम होने लगा। बूम मतलब इंक्रीज्ड, बढ़ा। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस बढ़ने लगी, छापा खाना बढ़ने लगा, तो किताबों का भी प्रोडक्शन बढ़ने लगा। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century सा 20 million copies of printed books। सेकेंड सेंचुरी सेकेंड हाफ सेकेंड हाफ ऑफ 15th century में 20 million copies ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट इन यूरोप। यूरोप के मार्केट में 20 million copies ऑफ प्रिंटेड बुक्स आ गई उस जमाने में। द नंबर वेंट अप इन द 16th century, यह आंकड़ा 16th century में और भी बढ़ गया, और 200 million copies तक बढ़ गया। This shift from hand printing to mechanical printing led to the print revolution। और हाथों से छापने से मशीनों से छापने तक जो शुरुआत हाथों से प्रिंट करने की हुई थी, वो अब मशीनों से होने लग गई है। और ये शिफ्ट बहुत बड़ा शिफ्ट था कि हाथों से जो काम चलता था प्रिंटिंग का, वो काम वहाँ से हट करके मशीनों के जरिए होने लग गया था। और ये चीज़ प्रिंट रिवॉल्यूशन कहलाई थी। प्रिंटिंग की दुनिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन इसके कारण से हुआ। अब यहाँ पर एक वर्ड है प्लेटेन। अब प्लाटेन वर्ड है वो दे रखा इसके अंदर है। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस कैसे काम करती थी, वो पूरा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। फिगर 6 में गुटेनबर्ग जो है, योहान गुटेनबर्ग लिखा है, इसका नाम योहान गुटेनबर्ग, भले लिखा जे जो है, लेकिन इसको ऐसे भी बोला जाता है योहान गुटेनबर्ग, बट यू हैव टू मेमोराइज द स्पेलिंग प्रॉपरली फॉर राइटिंग इन इंग्लिश मीडियम एग्जाम। सो योहान गुटेनबर्ग बट रिटर्न JOHANN, तो ये याद रखना पड़ेगा हमको। तो प्लाटेन जो है वो क्या है, तो प्लाटेन की डेफिनेशन पढ़ लो, एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग, platen is a board which is pressed onto the
back of the paper to get the impression from the type। कुल मिलाकर के शब्द को छापने के लिए, अक्षर को छापने के लिए मेटल से इसमें कुछ बना हुआ है। जब ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअल में, प्लाटेन इज अ बोर्ड, प्लाटेन एक तरह का बोर्ड है, विच इज प्रेस्ड, जिसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, किसके ऊपर, ऑन टू बैक ऑफ पेपर, पेपर के बैक के ऊपर उसको दबाया जाता है। क्यों दबाया जाता है? टू गेट इम्प्रेशन फ्रॉम द टाइप, इसी तरह से कुछ इम्प्रेशन मतलब छापने के लिए इस बोर्ड को दबाया जाता है। एट वन टाइम इट इज़ यूज्ड टू बी वुडन बोर्ड, पहले इसको वुडन बोर्ड की तरह काम में लेते थे। लेटर इट वाज मेड ऑफ स्टील, बाद में यह स्टील का बनाया जाने लगा। तो इस ये बोलते हैं प्लाटेन की डेफिनेशन। तो ये छापने वाले लोग हैं, उनको जल्दी समझ में आता है ये चीज़ें, हम तो इसको समझ सकते हैं पढ़ने के हिसाब से खाली। तो गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का एक पिक्चर दे रखा है, उसमें अलग अलग ये स्क्रू क्या है, प्लाटेन क्या है, और ये वुडन ब्लॉक क्या है, ये पिक्चर दे रखे हैं उसके अंदर जो भी शब्द हैं। अब गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस कैसे काम करती है वो पूरा इसमें समझा रखा है। नोटिस अ लॉन्ग हैंडल अटैच्ड टू स्क्रू, एक लंबा हैंडल है जिस जो स्क्रू से अटैच्ड है, जो इस आदमी इस हैंडल को खींच भी रहा है, ये लॉन्ग हैंडल अटैच्ड टू स्क्रू, स्क्रू से अटैच्ड है। दिस हैंडल वाज यूज्ड टू टर्न स्क्रू, ये हैंडल का उपयोग स्क्रू को टर्न करने के लिए किया जाता है। एंड प्रेस डाउन, और डाउन प्रेस करने के लिए किया जाता है। किसको डाउन प्रेस करते हैं? प्लाटेन को, ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक, और ये प्लाटेन है वो प्रिंटिंग ब्लॉक के ऊपर डाउन प्रेस होता है। दैट वाज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ शीट ऑफ डैम्प पेपर, यह डैम्प मतलब गीले पेपर के ऊपर उसको प्लेस किया जाता है। गुटेनबर्ग डेवलप्ड मेटल टाइप फॉर ईच ऑफ द 26 कैरेक्टर, इंग्लिश में 26 कैरेक्टर होते हैं, तो उसने सभी तरह के जो कैरेक्टर होते थे उन सब के लिए मेटल टाइप तैयार किया था गुटेनबर्ग ने। ऑफ रोमन अल्फ़ाबेट, रोमन अल्फ़ाबेट में उसको तैयार किया था। एंड डिवाइस्ड, डिवाइस्ड करना मतलब किसी चीज़ को एक औजार की तरह उपयोग करना। ही डिवाइस्ड वे ऑफ मूविंग देम, और उसको मूव करने का जो तरीका है वो उसने बनाया था। सो टू कंपोज डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट, मतलब इसने 26 अक्षर बनाए थे इसमें मेटल के, और उसमें उसको इस तरीके से मूव करते थे कि अलग अलग शब्द बन जाते थे उसमें, टेक्स्ट का मतलब शब्द। 26 अक्षर थे उसके जो मशीन में, उन 26 अक्षरों को उस तरीके से यह मूव करते थे जिससे कि क्या कंपोज होता था, डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग तरह के शब्द बनाए जा सकते थे इस मशीन से। और इस मशीन में 26 कैरेक्टर थे रोमन अल्फ़ाबेट के। दिस केम टू बी नोन एज द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन, इस मशीन को ये और नाम से भी जाना जाता है, द मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग मशीन इसको कहा जाता है, कि अक्षरों को इधर उधर मूव करके शब्द तुरंत बनाए जा सकते थे, ये इसमें टेक्निक थी। इट रिमेन्ड द बेसिक प्रिंट टेक्नोलॉजी ओवर 300 नेक्स्ट 300 ईयर, आने वाले 300 सालों तक यह बेसिक प्रिंट टेक्नोलॉजी के रूप में काम करती रही। ये वाली टेक्नोलॉजी कि 26 अक्षर इनके पास में, उनको कुछ न कुछ टेक्निक से ये मूव करते हैं और मूव करके टेक्स्ट अर्थात शब्द बना लेते हैं। तो ये 300 सालों तक ये टेक्नोलॉजी बेसिक टेक्नोलॉजी के रूप में प्रिंटिंग की दुनिया में बहुत काम आई, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं। बुक्स कुड नाउ बी प्रोड्यूस्ड मच फास्टर देन वाज पॉसिबल, अब किताबें बहुत फास्ट तरीके से बनने लग गई थी, क्योंकि गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लग गई थी। वाज प्रिपेयर्ड बाय कार्विंग पीस ऑफ वुड ब्लॉक बाय हैंड, पहले वुड के तरीके से और हाथों से जो कार्विंग या उकेरने का काम होता था, उससे ज़्यादा अच्छी टेक्निक गुटेनबर्ग वाली टेक्निक थी। तो पुरानी टेक्निक से ज़्यादा फास्ट टेक्निक गुटेनबर्ग की थी, और उससे किताबें या कोई भी प्रिंटिंग बहुत फटाफट होने लग गई थी। द गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 250 शीट ऑन वन साइड पर आवर, अब देखो इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ। 250 शीटें एक साइड में 1 घंटे में छापी जा सकती थी गुटेनबर्ग की प्रेस से। तो उस समय के लिए ये बहुत फास्ट काम माना जा सकता था।
अभी की दुनिया में तो काफ़ी एडवांस चीज़ आ चुकी है, तो आपको इन सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात दे रखी है पीछे, नए शब्द भी हैं, कंपोजिटर क्या है और गैली क्या है। कंपोजिटर का मतलब अ पर्सन हु कंपोज द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, जो टेक्स्ट के लिए शब्द, प्रिंटिंग के लिए जो शब्द तैयार करता है उसको कंपोजिटर बोलते हैं। और गैली का मतलब होता है मेटल फ्रेम इन विच टाइप आर लेड एंड टेक्स्ट कंपोज्ड। तो ये भी इससे रिलेटेड, इस पिक्चर से रिलेटेड वर्ड हैं। हम सबसे पहले एक देख लेते हैं कि पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग बाइबिल। गुटेनबर्ग ने जो बाइबिल छापी थी उसके पेजेस के बारे में भी इसमें एक फिगर दे रखा है। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप, यूरोप की फर्स्ट प्रिंटेड बुक गुटेनबर्ग की बाइबिल है। और उसके बारे में कुछ दे रखा है। गुटेनबर्ग प्रिंटेड 180 कॉपीज, गुटेनबर्ग ने 180 कॉपी छापी थी बाइबिल की। विच नो मोर देन 50 हैव सर्वाइव्ड, ऑफ विच मोर देन 50 हैव सर्वाइव्ड। आज भी उसमें 50 कॉपियाँ हैं, 50 कॉपियाँ बची हैं, 180 कॉपी में से 50 कॉपियाँ हैं। लुक एट द पेजेस ऑफ, ये गुटेनबर्ग की बाइबिल का पिक्चर ये है पेज का, उसका पेज ऐसा था पूरा। लुक एट दिस पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग बाइबिल केयरफुली, गुटेनबर्ग बाइबिल का पिक्चर को ध्यान से देखो। दे वर नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ये नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट ही नहीं है। द टेक्स्ट वॉज प्रिंटेड इन द न्यू गुटेनबर्ग प्रेस वर मेटल टाइप, गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग टेक्निक थी उसमें जो टेक्स्ट थे वो मेटल से बनते थे, मेटल मतलब धातु से। बट द बॉर्डर्स वर केयरफुली डिजाइन, लेकिन उसकी जो बॉर्डर होती थी, जैसे किताब है तो किताब में जो अक्षर छपते हैं वो तो मशीन से छपते थे, लेकिन इसकी जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर दिख रही है, ठीक है, तो ये बॉर्डर के बारे में क्या दे रखा है। बॉर्डर्स वर केयरफुली डिजाइन, लेकिन बॉर्डर को ध्यान से डिजाइन किया जाता था। पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय हैंड बाय आर्टिस्ट, इसकी बॉर्डर जो होती थी वो आर्टिस्ट के द्वारा ही अ, बनाई जाती थी। नो टू कॉपीज वर द सेम, इसकी किताबें जो भी बनी थी उसकी दो दो कॉपियाँ सेम नहीं होती थी, हर कॉपी अपने अपने आप में यूनिक हुआ करती थी। इसने जो भी बाइबिल या कोई भी किताब बनाई थी उसकी दो कॉपी निकाल लो तो दोनों की दोनों कॉपियाँ अलग अलग होती थी, सेम नहीं होती थी। एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वाज डिफरेंट, हर कॉपी का हर पेज अलग अलग होता था। मतलब उसमें लिखा हुआ मटेरियल सेम होना चाहिए पर उसका लिखने का स्टाइल जो होगा वो अलग अलग होगा। इवन वेन टू कॉपीज वर लुक सिमिलर, अगर दो कॉपियाँ सिमिलर या एक जैसी दिखाई देती, अ केयरफुल कंपेरिजन विल रिवील द डिफरेंस, तो भी उसको ध्यान से देखने पर कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता था। एलाइट्स जो लोग हैं या जो खास लोग हैं, कुलीन जो धनवान होते हैं, ये एलाइट एवरीवेयर प्रेफर्ड दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एलाइट लोग जो हैं वो यूनिफॉर्मिटी जो है उसकी, एक जैसा है उसकी, उस एक जैसा नहीं चाहते थे, वो अलग ही चाहते थे। व्हाट दे पोजेस्ड देन कुड बी क्लेम्ड इज यूनिक, कुल मिलाकर के यूनिफॉर्मिटी पसंद नहीं करते थे, दो किताबें एक जैसी नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, लैक ऑफ यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं होना, ऐसा पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे, यूनिक होने के लिए, कि मेरी किताब दूसरी किताब से अलग है। बस इसी बात को क्लेम करने के लिए, इसी बात को जताने के लिए वह अपनी किताब अलग चाहते थे दूसरे से, कि मेरी किताब और दूसरे व्यक्ति की किताब में कुछ न कुछ अंतर होना चाहिए, मतलब वो यूनिक होनी चाहिए। फॉर नो वन एल्स ऑन द कॉपी दैट वाज एग्जैक्टली द सेम, तो वो यही चाहते थे कि मेरे पास जो कॉपी हो वैसी की वैसी दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए, उसके पास हो तो वो कुछ अलग होनी चाहिए। तो ये रीज़न था इसका। इन द टेक्स्ट यू विल नोटिस, जो टेक्स्ट है ऊपर उसमें आप नोटिस करोगे द यूज़ ऑफ कलर विद इन द लेटर्स इन द वेरियस प्लेसेस, अलग अलग जगह पर यहाँ पे अलग अलग कलर का उपयोग भी किया गया है। दिस हैड टू फंक्शंस, अब ये जो कलर वगैरह है उसका क्या मतलब है, इसके दो काम थे। इट एडेड कलर टू द पेज, यह पेज पे कलर करने के लिए एक तो काम आता था। हाईलाइटेड ऑल द होली वर्ड्स, जो भी होली या पवित्र शब्द हैं उनको हाईलाइट करने काम आता था। एम्फेसिस देयर सिग्निफिकेंस, और उसका महत्व क्या था उस शब्द का, उसके ऊपर एम्फेसिस अर्थात जोर देने के लिए काम में आता था। बट द कलर ऑन एवरी पेज ऑफ द टेक्स्ट वाज एडेड बाय हैंड, और कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात है कि इसके अंदर जहाँ पर भी कलर का उपयोग हर अलग अलग शब्द पे किया गया है या अक्षर पे कर रखा है, तो अलग अलग शब्दों के ऊपर जो भी कलर किया है वो हाथों से किया गया है, मशीन से किया हुआ नहीं है। गुटेनबर्ग प्रिंटेड द टेक्स्ट इन ब्लैक लिविंग स्पेसेस वेयर द कलर कुड बी फिल्ड इन लेटर, और
गुटेनबर्ग जो भी शब्द प्रिंट करता था वो ब्लैक में प्रिंट करता था, और उसके अंदर जो जगह छोड़ दी जाती थी, और जगह छोड़ने के बाद में उसमें कलर किया जाता था, वो इंसान के द्वारा किया जाता था, वो भी बाद में किया जाता था। तो ये गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से बनी हुई किताब है, जो 180 कॉपियाँ बनाई गई थी पहले, उसमें से 50 कॉपियाँ बची, और वो बाइबिल की कॉपी थी, उसके बारे में इसमें समझाया है। कॉल ये पूरा एक पिक्चर दे रखा है, और 16th सेंचुरी में प्रिंटर कैसे यूज़ होता था, और कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर। यहाँ पे कुछ बनी हुई किताबें पड़ी हैं, बना हुआ है। इधर कुछ ये कर रहे हैं, जब अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ये रीड कर रहे हैं, इधर भी कुछ काम चल रहा है। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो इस पिक्चर का है वो यहाँ पर दे रखा है। अ प्रिंटर वर्कशॉप 16th सेंचुरी में जो प्रिंटिंग की दुकान होती थी, उसमें किस किस तरीके से क्या क्या काम होता था। तो एक्चुअल में कौन एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है वो तो आप देख के खुद जज करें, बाकी याद करने का यहाँ पे नीचे लिख रखा है। दिस पिक्चर डिपिक्ट्स व्हाट प्रिंटर शॉप लुक्ड लाइक। प्रिंटर की दुकान कैसी दिखती थी वो इस पिक्चर में दे रखा है 16th सेंचुरी में। ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे सारा काम होता था। इन द फोरग्राउंड ऑफ द राइट कंपोजिटर आर एट वर्क। राइट साइड में जो हैं, और फोरग्राउंड मतलब पीछे की तरफ हैं, तो कंपोजिटर काम कर रहे हैं अपना। कंपोजिटर किसको बोलते हैं? जो शब्द बनाता है उसको कंपोजिटर कहते हैं। कि अक्षर अक्षर जोड़ के शब्द बनाता है, उसको टेक्स्ट बनाता है, उसको कंपोजिटर कहते हैं। वाइल ऑन द लेफ्ट गेलीज आर बीइंग प्रिपेयर्ड। अब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? गेलीज हैं। गेलीज उन लोगों को बोलते हैं, गेलीज मतलब मेटल फ्रेम। गेलीज मेटल फ्रेम इन विच टाइप आर लेड एंड टेक्स्ट कंपोज। मेटल की एक फ्रेम होती है जिसके अंदर शब्द, ये अक्षर वगैरह बिछाए जाते हैं, अक्षर और शब्द बिछा करके शब्द बनाए जाते हैं, उसको गेली कहते हैं। तो गेलीज जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, और उसके अंदर मेटल के जो टाइप हैं, मेटल के अक्षर हैं, उनको बिछाए जा रहे हैं। इन द बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मतलब पीछे, द प्रिंटर्स आर टर्निंग द स्क्रूज ऑफ प्रेस। यहाँ पे शायद से ये पिक्चर में ये देख रहे हैं कि प्रिंटर्स जो हैं वो प्रेस का जो कुछ है उसको स्क्रू टर्न करके कुछ न कुछ मुड़ाने का नहीं काम कर रहे हैं। नियर देम प्रूफ रीडर्स आर एट वर्क। उनके पास में कोई प्रूफ रीडर है, मतलब कोई चीज़ सही लिखिए गलत लिखिए, ये पढ़ने का काम प्रूफ रीडर भी कर रहे हैं। राइट इन फ्रंट द फाइनल प्रोडक्ट। अब राइट में इन फ्रंट में फाइनल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है, प्रिंटेड मटेरियल वो दे रखा है। द डबल पेज प्रिंटेड, और डबल पेज प्रिंटेड है वो भी, शीटें भी आपको इसमें दिख रही हैं। स्टेक्ड इन द नीट पाइल्स, कुछ शीटों का यहाँ पर पाइल अर्थात ढेर बना हुआ पड़ा है, शीट के ऊपर शीट रखी हुई है, ऐसा भी इस पिक्चर में दे रखा है। और वेटिंग टू बाउंड, और कुछ दे रखे हैं कि भैया ये बहुत बड़ा ढेर हो गया है, अब इसको बाउंड करेंगे, मतलब इसका जिल्द बांधेंगे, इसको सील करके तैयार कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उनको ही ये चीज़ समझ में आती है। हम तो इसमें पिक्चर देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कहीं इंक लगा रहे हैं ऐसा है, कहीं पर रीडिंग कर रहे हैं इसको ऐसा दिख रहा है पिक्चर, और कहीं पर कुछ सेट कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है, कहीं पे अक्षर जमा रहे हैं ऐसा दिख रहा है, कहीं पे ये किताबें पत्ते छपे हुए पड़े हैं तो बाद में इसको बाइंडिंग करेंगे ऐसा दिख रहा है। तो आपको इसको याद कर लेना है कुल मिला करके पिक्चर जो है। ये प्रिंटर वर्कशॉप 16th सेंचुरी में कैसी होती थी, तो उसमें ये सब सीन होता था, तो सारे सीन याद करने पड़ेंगे। और कंपोजिटर और ये सब एक एक नंबर में आ जाते हैं, डेफिनेशन वगैरह परीक्षा में पूछ लेते हैं। या तो ये मेटल फ्रेम इन विच टाइप्स आर लेड एंड द टेक्स्ट कंपोज्ड, यूँ दे दिया और पूछा इसको क्या कहते हैं, तो गैली कहते हैं। या यूँ पूछ लिया व्हाट इज कंपोजिटर, तो द पर्सन हु कंपोज्ड द टेक्स्ट ऑफ फॉर प्रिंटिंग इज कंपोजिटर। तो उल्टा सीधा दोनों तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने अभी जितना भी हो सकता था ये 2 सेक्शन कंप्लीट किए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और रुक के पढ़ें। हर चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है, जितना बड़ा होगा उसका क्वेश्चन उस हिसाब से बनेगा। छोटी डेफिनेशन है तो उनके छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरी जितनी कैपेसिटी थी उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आपको इसके अंदर जो चीज़ें याद करने लायक हैं वो तो आपको उस तरीके से याद करनी ही पड़ेंगी, ताकि रीडर आप एग्जामिनर है उसको अच्छे से रीड करके फटाफट आपका कॉपी वगैरह चेक कर लें, और आपके जहाँ पे भी इसका यूज़ करना पड़ता है इस नॉलेज का आप उसको यूज़ कर पाओ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना इनफ है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो बार बार इसको देखें और समझें, क्योंकि इसमें वो चीज़ें दे रखी हैं जो हम खुद नहीं करते कभी भी। क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, जैसे मशीनी काम है कुछ, तो मशीनी काम ज़रूरी नहीं है कि अपन ऐसे ही समझ जाएं जैसा उसमें लिख रखा है। जैसे अभी लास्ट में मैंने प्रिंटिंग वाला समझा था, तो अब वो मशीन में कैसे चला रहे हैं वो तो जो प्रिंट वाले हैं वही जानते हैं कि कौन सा चीज़ कैसे होती है। हम तो उसका जनरल समझ सकते हैं कि इंक लगा रहा है कोई आदमी पढ़ रहा है, कोई ये पत्ते तैयार कर दिए हैं, इसको बाइंड कर देंगे, बस ऐसा ही समझ सकते हैं हम तो इसको। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इनफ है। आगे कुछ भी और नया मटेरियल होगा तो आपके लिए ज़रूर ही प्रिपेयर किया जाएगा। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर।